प्रिय छात्रों, मैं आज आपको हुमरून आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हुमरून आंदोलन एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था, जिसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन को यदि हमको समझना है तो हमें 1905 से लेकर के 1914 तक की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 1914 तक कांग्रेस में आपसी मतभेद, सरकार द्वारा दंडात्मक नीति को अपनाना, राजनीतिक दलों में उचित तालमेल का अभाव आदि कारणों से देश के राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति एक तरह से क्षीण हो चुकी थी। 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों के दमन करने का एक तरह से पूरा प्रयास किया। इसी के अंतर्गत लोकमान्य तिलक को कैद करके 6 वर्षों के लिए मांडे जेल में भेज दिया। और दूसरी ओर फरवरी 1919 में अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास लेकर के पांडिचेरी में अपना आश्रम बना लिया। लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल क्रमशः अमेरिका एवं इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। इससे देश के उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन का बुरा हाल और या बुरा असर पड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ तक कि युवाओं में भटकाव भी आ गया। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं, जिनमें कि फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले जैसे नेताओं का प्रभाव पड़ा। इन नेताओं की रणनीति पहले के समान ही ब्रिटिश सरकार के साथ अनुनय विनिमय की रही, लेकिन इस बीच में आम भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास एक तरह से प्रज्वलित हो चुका था। स्कूलों एवं कॉलेजों में छात्र उग्रवादी नेताओं के विचारों से प्रभावित हो रहे थे। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मद्रास आदि देश के अनेक भागों में जुझारू नौजवानों का प्रादुर्भाव हो चुका था। नौजवान उदारवादी नेताओं के भीख मंगी राजनीति से एक तरह से उब चुके थे। 1909 के निराशाजनक सुधारों से भी ब्रिटिश सरकार के प्रति इनका मोह एक तरह से भंग हो गया था। इसलिए एक उग्रवादी आंदोलन की आवश्यकता अब महसूस की जा रही थी। इस समय तक देश का एक तरह से बुजुर्गा वर्ग भी राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देने के लिए आगे बढ़ चुका था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी के प्रचार एवं प्रसार के कारण भारतीय बुजुर्ग वर्ग के माल की मांग भारत में तेज़ी से एक तरह से बढ़ रही थी, जिससे उन्हें लाभ भी हो रहा था। अब यह वर्ग भी सोचने लगा था कि अपने व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के लिए विदेशी एकाधिकारवादियों को हटाना ही पड़ेगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से ही ऑटोमन साम्राज्य तुर्की को यूरोपीय राजनीति में यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। ब्रिटिश, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे महाशक्तियों के इस क्षेत्र में अपने स्वार्थ होने के कारण तुर्की का प्रश्न पूर्वी
प्रश्न जिसे कहें अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न एक तरह से बन चुका था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन यह चाहने लग गया था कि तुर्की साम्राज्य में भी उसकी उपनिवेशता स्थापित हो। इससे खलीफा की स्थिति भी खतरे में पड़ गई थी, जिससे कि विश्व के समुचित मुसलमानों के द्वारा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। ब्रिटेन की इस नीति के कारण भारतीय मुसलमान संतुष्ट नहीं थे। इससे मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना एक तरह से पनपने लग गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बैसाखी देकर खड़ी की गई मुस्लिम लीग, जो कि मूलतः कांग्रेस के विकल्प के रूप में ही खड़ी की गई थी, ने भी कांग्रेस की ओर उन्मुख होना एक तरह से प्रारंभ कर दिया था। इसका एक कारण यह भी था कि इस समय तक मुसलमानों में भी अनेक राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रादुर्भाव हो चुका था। लीग एवं कांग्रेस के नेता आपस में करीब आने का प्रयास करने लगे थे, जिसकी अंतिम परिणति लखनऊ समझौते के रूप में उभर कर गया आई, जिसने दोनों ही पार्टियों में सम्मिलित रूप से साम्राज्य विरोधी संकल्प करने का प्रयास एक तरह से किया। प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा कानून के अंतर्गत भारतीय दास्ता में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। सरकार ने सेना के लिए जबरन युवाओं को भर्ती करना एक तरह से प्रारंभ कर दिया। महायुद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इस कारण महंगाई भी निरंतर अपने पैर पसार रही थी। इसी बीच में हम बता सकते हैं कि तिलक की वापसी हुई। 18 जून 1914 को मांडे जेल से 6 साल की लंबी सज़ा काटने के उपरांत तिलक भारतीय राजनीति में पुनः सक्रिय हो गए। तिलक ने भारतीय परिदृश्य के विश्लेषण कर ये पाया कि देश का राष्ट्रीय आंदोलन अत्यंत ही शिथिल पड़ चुका है। उनकी यह दृढ़ मान्यता हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय एक तरह से बन चुकी है। बिना इसके देश में कोई भी सफल आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने यह प्रयास प्रारंभ कर दिया कि देश में राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए सर्वप्रथम कांग्रेस में सम्मिलित हुआ जाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ठीक उसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं जिसकी मांग आयरलैंड के आंदोलनकारी भी कर रहे थे। वे इसके लिए कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर उसे एक जुझारू पार्टी के रूप में बनाना चाहते थे। श्रीमती एनी बेसेंट भी ऐसा ही सोचती थी। उल्लेखनीय है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ इंग्लैंड से ही किया। वहाँ उन्होंने संयुक्त किसान सुधारवाद व थियोसॉफी का प्रचार प्रसार भी किया। भारत आने के उपरांत उन्होंने थियोसॉफी के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। 1914 में उन्होंने अपने संख्य समर्थकों के साथ अपनी गतिविधियों के दायरे बढ़ाने का एक तरह से निर्णय कर लिया। उसी वर्ष वे कांग्रेस में सम्मिलित भी हो गई थी। एनी बेसेंट ब्रिटिश राज के हम कह सकते हैं कि समर्थक रही, जैसे कि अन्य लोग भी थे। ब्रिटिश राज के स्थायित्व के लिए उनका मानना था कि भारतीय एवं अंग्रेज़ों के बीच संबंध प्रगाढ़ बने। देश में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां एवं असंतोष की लहर को देखते हुए उन्होंने यह उचित समझा
कि भारतीय असंतोष को समाप्त करने के लिए वैधानिक तरीके से स्वराज की अपील की जावे। उन्होंने भी तिलक के समान आयरलैंड के होम रूल लीग के समान स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक आंदोलन चलाने की एक तरह से योजना बनाई। तिलक के समान उन्होंने भी यह अनुभव किया कि बिना कांग्रेस के भारत में राजनीतिक आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही उग्रवादियों को भी अपने पक्ष में वो करना चाहते थे। श्रीमती बेसेंट ने इसके लिए उग्रवादियों को कांग्रेस में सम्मिलित करवाने का प्रयास किया और उन्होंने कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं को निरंतर एक तरह से समझाने का प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी। तिलक एवं उनके गर्मपंथी साथियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित करने की अनुमति भी उन्होंने दे दी, लेकिन फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले तिलक को कांग्रेस में सम्मिलित करने के सख्त एक तरह से विरोधी बनकर के उभर आए। इसी कारण कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अथक प्रयासों के बावजूद तिलक एवं अन्य उग्रवादियों के लिए कांग्रेस का दरवाज़ा तब तक नहीं खुला। वस्तुतः इसका एक बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस का नरमपंथी नेतृत्व देश में किसी भी प्रकार के राजनीतिक जन आंदोलन के पक्ष में एक तरह से नहीं था। इसलिए नरमपंथी तिलक जैसे नेताओं को कांग्रेस में सम्मिलित करने के तीव्र विरोधी थे। 1916 के अधिवेशन की असफलता के उपरांत तिलक एवं एनी बेसेंट ने स्वयं अपने ही संसाधनों से राजनीतिक आंदोलन एक तरह से चलाने का निर्णय लेकर के अपनी अलग राह उन्होंने पकड़ ली। लेकिन साथ में यह भी प्रयास भी करते रहे कि उग्रवादियों को कांग्रेस में सम्मिलित एक तरह से कर लिया जाए। एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ की सहायता से होम रूल के विचारों को प्रचारित एवं प्रसारित करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि श्वेत उपनिवेशों के समान भारतीयों को भी स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। इसी प्रकार तिलक ने भी होम रूल संबंधी अपनी राजनीतिक गतिविधियां एक तरह से प्रारंभ कर दी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कांग्रेस की नीतियों से मेल नहीं खाता हो, क्योंकि वे किसी भी प्रकार से कांग्रेस में प्रवेश पाने के इच्छुक थे। वे सदैव इस बात पर बल देते थे कि स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर त्रिधाई शासन की स्थापना ठीक उसी प्रकार हो जिस प्रकार की व्यवस्था कनाडा में हो। कनाडा में ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटिश उपनिवेश में थी। कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य इस तरह का था। शेष होम रूल आंदोलन की गतिविधियों की चर्चा मैं आपको कल के अध्याय के अंतर्गत करूँगा। धन्यवाद।